नमस्कार मित्रों। नमस्कार। आज की इस अति विशिष्ट प्रेस वार्ता एवं बैठे हरियाणा सरकार में माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार सर माननीय संजय भाटिया जी का यहाँ मौजूद हमारे, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का भी कि जो हमेशा से महापुरुषों के कार्यक्रम, पहले सिरसा में बाबा गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व पहले यमुनानगर में और करनाल में उसका समापन हुआ। इससे पहले भी संत रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी, विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर, इससे पहले की अगर आप गौर फरमाएंगे, कभी पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चाहे खेल का मामला हो, चाहे किसानों के लिए मामला हो, जो कल्चर हरियाणा की पहचान बनता है उसमें ये मुख्यमंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस तरह से संग और अनसंग हीरोज ऑफ हमारे देश थे, देश के कंट्री के थे, उनको उस तरह का इतिहास में हम लोग स्थान नहीं दे पाए। मैं दोष किसी सरकारों का नहीं देता, लेकिन आजादी के बाद भी हम उनको स्थान नहीं दे पाए। आज की जनरेशन उनके जो बलिदान और त्याग रहे उसकी जानकारी का अभाव है। उसी कड़ी में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण मैं समझता हूं कि आज जो हिंदुस्तान एग्जिट कर रहा है, आज हम जो आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम बचा पाए, अपने धर्म की हम रक्षा कर पाए, ऐसे संभव हुआ गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण ही। तो आज उसके लिए 400वां प्रकाश पर्व जो 24 अप्रैल को पानीपत में मनाया जा रहा है, और आज मैं इस बात के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में गुरविंदर जी भी, जो पंजाबी एकेडमी के वाइस चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष सरदार संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद अमित जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय, यहाँ पर आए सभी पत्रकार बंधुओं, गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर, उनके 400 साल प्रकाश पर्व के ऊपर मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये एक ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम, जिसको कह सकते हैं कि साझा प्रोग्राम किया है, ना किसी एक धर्म के लिए, ना किसी एक व्यक्ति के रूप में, या ना किसी एक सरकार के नाते। इन्होंने पूरे के पूरे, आप देख सकते हैं, जब घोषणा की थी पहले दिन, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संत समाज से सभी को यहाँ पर अपने निवास में मिलकर, उसके बाद पानीपत में प्रोग्राम हुआ, तो सब जगह से, हरियाणा से जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, सिख समुदाय से, हिंदू समुदाय से, हर समाज से जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। और ये भव्य रूप में, इसको और भव्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर प्रकार का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये एक, क्योंकि हिंद की चादर, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे परिवारों को, आज अगर हम सब अगर जिंदा हैं, हम यहाँ पर हिंदुस्तान में हम अपना जो जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके कारण से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। तो उनकी जो कुर्बानियां हैं, वो कुर्बानियां हमारी आने वाली जनरेशन को भी पता लगे, और जो कुर्बानियां उन्होंने बाकी परिवार से, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे हैं, जिन्होंने, जिसके पर्व के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को घोषित किया है, तो ऐसी चीजें में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे जो है, जो प्रोग्राम होगा, हम सब मिलकर इसको भव्य बनाएंगे। धन्यवाद। इस आगामी उत्सव के उपलक्ष्य में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा कुछ क्रिएटिव्स तैयार किए गए हैं, वीडियो सॉन्ग भी तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इन क्रिएटिव्स को लॉन्च करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी भाषा के क्रिएटिव को भी लॉन्च करने की कृपा करें।
विषय पर विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बतलाना चाहूंगा कि सर ये गाना विभाग द्वारा तैयार किया गया विशेष तौर पर इस मौके के लिए। और सर आपको ध्यान होगा जब ओलंपिक में हमारी पूरी सेना जा रही थी तो उस समय भी इसी तरह से विशेष गाना और वीडियो आपने लॉन्च किया था और बहुत सफल रहा था यूट्यूब पर और हम ढेर सारे मेडल देश के लिए लेकर आए थे। तो उसी तरह से सर मैं उम्मीद करूंगा कि ये गाना भी बहुत हिट होगा, लोगों को पसंद आएगा, बहुत कैची गाना है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं। मेरे साथी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट करनाल के श्री संजय भाटिया जी और इस कार्यक्रम की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सरदार गुरविंदर सिंह जी, अमित अग्रवाल जी, पूरा हमारा सूचना प्रसारण विभाग, उपस्थित पत्रकार छायाकर बंधुओं, जैसा ये कार्यक्रम का स्वरूप आपके सामने दिखाया गया है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव 400 वर्ष पूर्व
गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था और देश भर में इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया था। सभी प्रांतों ने छोटे बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन चूंकि पिछला वर्ष कोविड का वर्ष था, इसलिए हम प्रारंभ में कोई कार्यक्रम ऐसा बड़ा तो नहीं कर पाए इस प्रकाशोत्सव वर्ष के शुरू होने पर, लेकिन समापन इस नाते से अब हमने तय किया है कि 24 अप्रैल को पानीपत में एक विशाल कार्यक्रम किया जाए, जिसमें प्रदेश भर की जनता तो आएगी ही, लेकिन गुरु जी के विचारों में आस्था रखने वाले ऐसे बहुत से लोग हरियाणा से बाहर से भी निश्चित रूप से आएंगे। उनको सबको भी सूचना गई है। हरियाणा वैसे तो एक ऐसी पवित्र धरती है जहाँ भगवान कृष्ण जी का भी संदेश हमने, यानी एक प्रकार से कुरुक्षेत्र में जानकारी है कि महाभारत के युद्ध में किस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को और युद्ध के मैदान में और गीता का संदेश दिया था। अनेक महान पुरुष यहाँ हुए हैं, योद्धा भी हुए हैं। हरियाणा का इतिहास अपने आप में हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुरु घर के नाते से अगर मैं याद करता हूँ तो महान गुरुओं की ये धरती रही है। सभी गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सबका कहीं ना कहीं हरियाणा में आगमन हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी का भी हरियाणा से बहुत गहरा संबंध रहा है। और अगर घटना हमको सबको कई बार हमने सुनी है, याद भी है कि जब कश्मीर के पंडितों को औरंगजेब के अत्याचार के कारण से उनको मजबूर किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो कश्मीरी हिंदू सब चल कर के आए गुरु तेग बहादुर जी के पास कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमको इस प्रकार से धर्मांतरित किए जाने की दबाव है, धमकी है। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि इस काम को अगर रोकना है तो कोई ना कोई महापुरुष जो है, जब तक इस पर कोई अपना बलिदान नहीं देगा तब तक ये काम नहीं रुकेगा। पास खड़े 9 वर्षीय बालक, जो उस समय तो नाम गोविंद ही था, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से वो हमारे 10वें गुरु बने, तो गोविंद 9 वर्ष, वो अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आपसे बड़ा महान और कौन हो सकता है जो इस काम के लिए बलिदान दे। तो इतनी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी को अपने पुत्र की बात से मैं समझता हूँ कि ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली। उनको लगा कि हाँ, ये काम वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए मुझे करना चाहिए, और वो चल पड़े दिल्ली की तरफ गुरु औरंगजेब को ये बताने के लिए कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो पहले गुरु तेग बहादुर का करके दिखाएं, फिर किसी और की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन दृढ़ निश्चयी गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब को ये पता लगा कि इस प्रकार से ये घटना हुई है, तो उन्होंने सिर कलम करने का आदेश दिया और गुरु गोविंद सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहाँ? चांदनी चौक में, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है, वो स्थान था जहाँ गुरु जी का सिर जो है वो उनकी धड़ से अलग कर दिया। अब जो अनुयायी थे गुरु जी के, उन्होंने सोचा कि भी अब ये इनका जो शरीर है, इनका जो सिर है, ये यहाँ तो हम नहीं खजल ख्वाब होने देंगे। उनका धड़ तो शायद दाह संस्कार किया था रकाबगंज, धड़ का तो दाह संस्कार हुआ था जहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज है वहाँ। लेकिन शीश लेकर के वो आनंदपुर साहब की तरफ चल पड़े कि हम इसको शीश को सुरक्षित आनंदपुर साहब ले जाएंगे। छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे मुगल सेना के कुछ लोग लगे थे। भाई क्या नाम, नहीं, जो लेके आ रहे थे शेर, भाई जेता जी लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में एक गांव, उस गांव को आज हम बड़ खालसा कहते हैं। बड़ खालसा दैया समाज का गांव है। वहाँ एक खुशहाल नाम का युवक, उस समय वो भी इसी प्रकार से दाढ़ी रखते थे, शीश रखते थे। तो किसी ने कहा कि आपका जो सिर है ये गुरु तेग बहादुर जी के सिर के साथ मिलता है। अगर ये कुर्बानी आप करो कि अपना शरीर जो है धड़ से अलग करके, यानी सिर धड़ से अलग करके अपना शरीर आप मुगल की सेना के सामने अगर अड़ा दोगे, तो गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो सुरक्षित आनंदपुर साहब पहुंच जाएगा और आपके शीश को धोखे में वो ले जाएंगे। और उस युवक ने काम किया बड़खालसा गांव में, और उसने अपना शीश ये समर्पित कर दिया
आज भी उस स्थान के ऊपर उस बाबा खुशहाल सिंह के नाम से वहाँ एक गुरुद्वारा भी है, वहाँ एक स्मारक भी है, एक उनका एक लगा है, स्टैचू भी लगा है। और इस नाते से ये बलिदानी वीर खुशहाल सिंह की बड़ खालसा हरियाणा में हुई और गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश है वो सुरक्षित आनंदपुर साहब चला गया। उससे पहले भी जब गुरु तेग बहादुर जी एक प्रकार से पूरे हरियाणा में धर्म प्रसार के लिए, धर्म प्रचार के लिए जब वो निकले हैं तो कितने स्थान, चाहे वो हांसी है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, थानेसर है, लाडवा है, जगाधरी का सुडल सुडैल है, ताजेवाला है, बुढ़िया है और फिर लोहगढ़, जिस स्थान को आज हम मानते हैं कि सिख राजाओं की जो राजधानी रही और उस समय वहाँ एक किला था लोहगढ़ में, वहाँ तक भी वो गए। बाद में लखनऊ साहब जो अम्बाला जिले में है, तो वहाँ इस प्रकार के बहुत से स्थानों के ऊपर उनका भ्रमण हुआ। बहुत वो प्रचार प्रसार करते थे। सूफी संतों के साथ उनकी बहुत मीटिंग हुई। जो सूफी संत, खासकर के मुस्लिम संत जो थे, उनके साथ भी उनका एक बहुत बड़ा आकर्षण का उनके लिए केंद्र था। बाबा बुद्धू शाह सढोरा वाले, जिनका हम नाम जानते हैं, उन्होंने भी उनके साथ ही वो लगातार रहे हैं। तो ऐसे जीवन को व्यतीत करते हुए गुरु तेग बहादुर जी का ये पूरा जीवन था। और जब ये अंतिम बलिदान हुआ और इस बलिदान के बाद गुरु जी के उस बलिदान की कथा हम सब जानते हैं। और बाद में तो गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पुत्रों का भी बलिदान इसी प्रकार से हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहते हैं कि सर्वंश जिन्होंने कुर्बान कर दिया, इस प्रकार का सर्वंश कुर्बानी, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जो कहा जाता है। तो आज नई पीढ़ी को प्रेरणा के लिए हम लोग ऐसे महापुरुषों के जीवनियाँ समय समय पर मनाते हैं। हमने घोषणा की है कुछ महापुरुषों की तो हर जिला केंद्र पर और कभी कभी प्रदेश स्तर की भी ऐसी जीवनी उनकी प्रचारित करने के लिए बड़े कार्यक्रम करते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, भगत कबीर की जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। इससे पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550वां और 400 साला हमने गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला वो भी कार्यक्रम किए थे। इसी प्रकार अब इस बार गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम पानीपत में आयोजित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उसमें पूरे हरियाणा के जो लोग पहुँचेंगे, खास करके नौजवान शक्ति, उनको गुरु जी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। देश के लिए किस प्रकार से बलिदान होना, जिस प्रकार से कुर्बान होना, ये इतिहास की बातें हो गई हैं। लेकिन आज समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन को अर्पण करना, इसकी आवश्यकता आज है। तो ये ऐतिहासिक एक महत्व का कार्यक्रम हम लोग उस समय कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम के निमित्त ये जो कर्टन रेजर का ये कार्यक्रम हुआ है और एक गीत का भी जो विमोचन हुआ है, निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन चीज़ों का उपयोग होगा। और इसके लिए हमारा जो सूचना प्रसारण विभाग है, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा एक इस प्रकार से एक दिया है एक आइटम जो हम लोगों को, जनता को प्रेरित करने के लिए ये काम आएगा। प्रश्नों के लिए मीडिया बंधुओं से अनुरोध करूंगा। चार दिन से रोज मिल रहे हैं तो प्रश्न तो खत्म ही हो रहे हैं। एक जानकारी के लिए बता दूं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रागी जत्थे हैं, भाई बलविंदर सिंह रंगीला जी, हमारे देवेंद्र सिंह सोडी जी, भाई चमन जी, निर्मल नूर जी, जो डाडी जत्थे हैं, इस तरह के भी संत और संत महात्मा सब इस कार्यक्रम में रहेंगे। प्योर रिलीजियस कार्यक्रम ही ये रहने वाला। कल 11 बजे फिर मिलेंगे, उस समय के लिए भी कुछ प्रश्न रख लेना। बताएंगे हमारे जिम्मेदार लोग बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सिख कम्युनिटी के जो आगू लोग हैं आ रहे हैं कार्यक्रम में, कोई अनइनवाइट उनको गगनदीप जी हमारे बीच में बैठे हैं, इसी कमेटी के सदस्य आगे हैं, वो लेट आए थोड़ा ना, तो उनकी जिम्मेवारी लगी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आगे है उनको भी जाएगा और अदर स्टेट्स के भी, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वो सूची तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी और स्वयं भी संपर्क करके बुलाया जाएगा। और सभी अपोजिशन के लीडर भी, सभी धार्मिक प्रदेश के लगभग 100 के आसपास ऐसे संत जन जिनकी हमने एक कमेटी भी बनाई है, उसमें रखा है, उनको निमंत्रण चले गए हैं। एक बैठक भी यहाँ मेरे निवास पर ही हो चुकी है। जनता को बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए एक कार्यक्रम पानीपत में हो चुका है हमारा बड़ा, लगभग 800-900 संख्या थी। अभी एक करनाल में है,
8 को हाँ जी 9 तारीख 9 तारीख को 9 तारीख को 4 बजे करनाल में। डेरा कार सेवा में। बड़ा कार्यक्रम। सर लॉगढ़ को विकसित करने के लिए सर लॉगढ़ को विकसित करने के लिए आपने बड़ी योजनाएं चलाई और आपका फोकस लॉगढ़ को लेकर के ज्यादा रहा। जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए कि ताकि लोग समझे कि सिखों की राजधानी वहाँ थी और वहाँ पर अभी तक क्या डेवलपमेंट है सर, कितने पैसे लगाए जाते हैं और क्या स्थिति है कि कब तक वो भव्य बन पाएगा ताकि वो एक केंद्र बन जाए ताकि लोग सिख समाज के लोग वहाँ पहुँचे? देखिए उसकी कल्पना की गई थी, पिछला जो हमारा सत्र था उस समय की गई थी, लेकिन एक तो उसमें कुछ कागजी प्रोसेस ये काफ़ी लंबी थी, वो पूरी हो गई है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया है, कुछ वहाँ की जो ज़मीन है वो उस ट्रस्ट को मिल गई है। कितना 20 एकड़ कितनी 20 एकड़ ज़मीन उनको प्राप्त हो गई है। अभी तो एक मात्र वहाँ गुरुद्वारा चलता है। एक फंक्शन भी हमने किया था, मैं स्वयं गया था, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण से ये चीज़ें प्रारंभ हो नहीं पाई। अब सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। इस बार बजट में हमने 5 करोड़ रुपया उसका प्रारंभ करने के लिए रखा है और अब एक वो जो ट्रस्ट बना है उसकी एक बैठक हुई है पिछले दिनों में। दूसरी बैठक में कुछ ना कुछ योजनाएं लेकर के लोग आए, क्योंकि नॉन ऑफिशियल भी हैं ऑफिशियल भी हैं, सब लोग हैं। उसका काम अभी प्रारंभ होना है। अभी हरियाणा जो SGPC है उसका क्या स्टेटस? हरियाणा SGPC जैसा हमको मालूम है कि एक कमेटी बनाई गई थी 18 महीने के लिए, बाद में विषय कोर्ट में चला गया था और कोर्ट के अंदर अभी वो पेंडिंग है। उस कमेटी के भी कुछ लोग यानी दूसरी कमेटी में चले गए, कुछ का ज्वाइन हुआ, कुछ की डेथ हुई। 10 नए मेंबर भी उस कमेटी में जो खाली स्थान थे वो भर दिया गया है। अभी वो एडॉक कमेटी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई चल रही है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी उसका कोई ना कोई निर्णय देगा ताकि जो हरियाणा का एक्ट बना हुआ है उसके ऊपर मोहर लग जाए। अभी तो मात्र 6 गुरुद्वारे ऐसे हैं जो हरियाणा SGPC के अंडर हैं। उस 6 की गुरुद्वारों की व्यवस्था सारी हरियाणा SGPC देख रही है और बाकी सभी गुरुद्वारा अभी पंजाब की जो SGPC है उन्हीं के अंडर। तो हरियाणा वाली जो SGPC की एडहॉक कमेटी है, ये इसका प्रेसिडेंट कौन है? इसमें बात चल रहा है कि कोई दादू बन गया। नहीं, दादूवाल ही जो पहले वाले प्रेसिडेंट चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बाद में उन्होंने चुन करके, क्या नाम दादूवाल जी, बलजीत सिंह दादूवाल, वो इसके विधिवत चेयरमैन है। संस्थाएं हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा विवाद चलता रहता है। सीएम साहब, ये जो सूचना जनसंपर्क विभाग ने डॉक्टर अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये जो शब्द जो तैयार किया है जी, वाकई तारीफ के काबिल है। अगर इस शब्द का जो है गुणगान जो है, या पहले अभी सब कैसेट इसकी बना के गुरुद्वारों में या अन्य जगह पे पहले से अगर बेची जाए तो ज्यादा प्रचार होगा। अभी आज से वही शुरू करेंगे। आज लॉन्च किया, आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसको शब्द ही कहेंगे। हाँ, क्योंकि आज इसको लॉन्च करने का अर्थ ही ये था कि इसके बाद इसको प्रचार का जो काम है पूरा हरियाणा में सब जगह। अभी हमारे पास समय है, आज तो अभी 6 तारीख है, 24 का कार्यक्रम है, 17-18 दिन है, तो जल्दी से यूट्यूब का जमाना है। हाँ जी, यूट्यूब पे डाल दें। नहीं, यूट्यूब और टीवी पे चले, टीवी पे भी सभी चैनलों पे चले। कल के लिए बचा लेना। ये जो नाटक है, सुरेंद्र सिंह जी ने जानकारी दी है कि गुरु साहब की जीवनी पर एक नाटक तैयार किया गया है और वो नाटक हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ये सब तरफ जाकर के उस नाटक को दिखाने के लिए योजना बनाई है। अभी 9 अप्रैल को शिवाजी स्टेडियम माल टाउन पानीपत में ये दिखाया जाएगा। 15 अप्रैल DAV सीनियर सेंचुरी स्कूल अर्बन स्टेट जींद में। 16 अप्रैल 2022 को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पंचकुला में हिंदी चादर। तो सिरसा में भी एक आधा फॉलोइंग प्रोग्राम, फिर इसमें कैथल और हांसी और करनाल 3 हो चुके हैं। पूरे 90 के 90 MLA से बात हुई थी। आपने उसमें जो SYL का जो क्लोजिंग पार्ट बोल रहे थे वो उड़ा साहब की कुछ बड़े थोड़ा सा उसमें आपको तो क्लियर था, लेकिन हमारी तरह आवाज़ क्लियर नहीं हुई। जो मुझे लगा कि वो मतलब आपसे स्पष्ट कर लूँ कि अब हरियाणा और पंजाब की चीफ मिनिस्टर की कोई बातचीत नहीं होगी, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि भाई मतलब बातचीत से हल नहीं होगा, अपना फैसला सुनाओ। हम अपनी ओर से एक लिख करके जानकारी उनको देंगे जो आपने कहा था कि हरियाणा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपस में मिल बैठ करके कोई इसमें से निर्णय करें। हमने अपने प्रयत्न कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए आप हमारी इस बातचीत को समाप्त समझें और अपनी कार्रवाई आगे करें। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जारी करें। सर, ये जो SYL का कल प्रस्ताव पास किया वहाँ पे, तो अगर इसको हम देखें
वाइड सिनेरियो में जो बात आप कह रहे हैं वही बात केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को पानी मिले, आप कहते हो हरियाणा को पानी मिले, लेकिन पंजाब की सरकार कहती है कि पानी नहीं देना, प्रस्ताव भी पास कर दिया उन्होंने। आपकी के सहयोगी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के अंदर, उन्होंने प्रस्ताव, मेरा सहयोगी वो कभी उस समय थोड़ी था, जब सहयोगी बने उसके बाद कुछ नहीं कहा उन्होंने। सहयोगी है, उन्होंने प्रस्ताव पास किया। उन्होंने जब वो नहीं थे तब किया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के भी होते हैं तब भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी सर यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा को पानी पंजाब नहीं के हैं देना। तो अपने इंटरेस्ट तो ये इस सारे जो ये घुमनगिरी बनी हुई है, देखिए अल्टीमेटली ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि पानी पर जो हरियाणा का निर्णय जो हुआ समझौते में वो पानी हरियाणा का है। अब तो XYL को बनाने की बात है। बनाने के लिए उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसको एग्जीक्यूशन ऑर्डर कहते हैं। और हर एक निर्णय जब इस प्रकार का कोई विवाद होता है और उस विवाद में फैसला किया जाता है तो सेम कोर्ट चाहे सेम डे चाहे उसके कुछ समय के बाद एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर देता है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर में तौर तरीका बताया जाता है कि इस तरीके से इसको करना होगा। अब वो एग्जीक्यूशन के ऑर्डर की ही इंतजार है, पानी देना है कि नहीं देना ये विषय नहीं है। और उनका तर्क ये है क्योंकि उस समय पानी उतना सरप्लस था रावी व्यास का, अब उतना सरप्लस पानी नहीं रहा। हमारा कहना यह है कि सरप्लस पानी कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि तो ग्लेशियर पिघलने हैं, पानी आना है, वो तो एक ऑप्टिमम पानी की एक बंटवारा है। पानी अगर कम आएगा तो रेशो कम बट जाएगी, ज्यादा आएगा तो ज्यादा बट जाएगी। मानो जैसे 15 पॉइंट समथिंग MAF है पानी, अब 15 MAF नहीं आता, सपोज 12 आता है, 12 आता तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, 10 आता तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, 15 आता तो वो पूरा मिलेगा। हमने पूरा उतना पानी जितना फुल अलॉटमेंट में से हमको रेशो मिली हुई है वो पानी तो कभी हमने डिमांड नहीं किया। हमने ये कहा कि इस पानी को आखिर लाने के लिए चैनल तो चाहिए। और मेरा तो दूसरा कहना है कि हमारा जो भाखड़ा BML का पानी आ रहा है, वो जो नहर है वो 60 वर्ष पुरानी हो गई है। हाँ, आखिर हर एक चैनल का पानी एक लिक्विड ऐसी चीज है, लगातार चलना होता है। हर एक लिक्विड चैनल का अल्टरनेटिव चैनल भी चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा पानी को हम भूल भी जाएं तब भी SYL की जरूरत है। कल को मानो ये पहले वाला ही हमारा जो BML का पानी है, किसी कारण से BML टूट गई, BML टूटेगी, डूबेगा तो पंजाब, लेकिन सूखा हो जाएगा हरियाणा। अगर BML टूट गई है, नहीं वो इस साइड से नहीं टूटेगी ना, उस साइड से टूटेगी। पानी कम ना मिलने की बात है, पानी ना मिलने का असर दिल्ली तक जाएगा। हाँ, मैंने कहा BML का पानी बहने का असर नहीं है। पानी ना मिलने का असर दिल्ली तक जाएगा, जो हरियाणा रुकेगा तो दिल्ली तक जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़ा जारी किया है सर, क्या वाकई में ये ऐसा कोई आंकड़ा है कि 2020-21 की नीति आयोग की रिपोर्ट में एक आंकड़ा है 11.6, यानी हरियाणा के 30 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहे हैं, और मतलब हरियाणा में जो है गरीबी एक तरह से उनका कहना है कि बढ़ रही है, और 30 लाख। देखिए पहली बात तो ये आंकड़ा कब का है कब का नहीं मुझे मालूम नहीं, एक बात। दूसरा, गरीबी रेखा कोई एक ऐसी रेखा नहीं है जो बिल्कुल डिफाइंड है, एक कंपैरेटिव रेखा होती है। कंपैरेटिव रेखा में जैसे अभी तक गरीबी रेखा का कंपैरेटिव रेखा उसकी जो बेसलाइन थी वो थी 1,20,000 रुपया पर ईयर, जो पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं 1,20,000। हमने ही उसको अब 1,80,000 कर दिया। तो जितने लोग 1,20,000 से नीचे थे 1,80 करते ही संख्या तो बढ़ेगी। वो कल को मान लो जैसे आर्थिक प्रोग्रेस होती है और डिवैल्यूएशन होती है, ये 1,80,000 की बजाय मानो कल को 3 लाख हो जाती है, तो एक बार जो संख्या कम आएगी फिर बढ़ेगी। तो ये तो एक परसेंटेज होता है, और परसेंटेज में ये लगभग 30-40% हमारे यहाँ बल्कि कम है। दूसरे प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें ये संख्या बहुत ज्यादा रहती है। अभी तो हमने इसको ऊपर बढ़ाया है, इसलिए इसका कोई कहने का अर्थ नहीं है। हाँ, हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि पहला अधिकार हमारे केंद्र हमारे प्रदेश के बजट के ऊपर जो राजस्व है उसके ऊपर पहला अधिकार गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की गरीबी हटाना, उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। कल उस विषय पर बात करेंगे। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला है सर, काफी लंबे समय चल रहा है सर। इसमें सर ज्ञानचंद गुप्ता जी भी इसको उठाते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर को सही प्रस्तुतिकरण उधर मिले, लेकिन इस पे सर हम कुछ कदम उठाएंगे हरियाणा सरकार? हमने पत्र लिखा है, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है, ये कोई पंजाब का विषय नहीं है।
होम मिनिस्ट्री ने इसको स्वीकार करना है। हमने पत्र लिखा हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात भी की है। उनका ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर पंजाब के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, चंडीगढ़ के साथ जुड़ते हैं तो उनको आपत्ति नहीं है, बल्कि उसमें हमें कुछ उनको आर्थिक तौर पर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। इस पे जो चंडीगढ़ विषय और SVL का विषय, BBMP का विषय, इन पे क्या हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर से और दोबारा कल डिस्कशन के बाद कोई विचार है मिलने का भी, या हम? देखिए, हमें पिछली बार राष्ट्रपति महोदय से मिले थे, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस विषय में अच्छा होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर होम मिनिस्टर से गए थे। केंद्र सरकार के किसी भी ऐसे प्रतिनिधि से मिलना होता है, फिर वो प्रधानमंत्री से मिले या होम मिनिस्टर से मिले, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। बात तो वही है, आखिर क्या होम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को नहीं बताना होता, बताना ही होता है। इस प्रकार के सामान्य जो विषय होते हैं होम डिपार्टमेंट के ही होते हैं। हाँ, होम डिपार्टमेंट में विषय इतना मानो बढ़ जाए, कहीं कोई दिक्कत आ जाए, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। अभी भी किसानों का जितना भी सारा आंदोलन चला, सब चला, तो हमारे बाकी मंत्रियों ने डील किया। आखिर में जब कोई बात समझौता मानो निर्णय करने की बात आई, उड्डा करने की बात, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं उसकी घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री जी को इन चीज़ों में पीछे होते ऐसा नहीं है। वो हमारा एक कोहेसिव एक मंत्रिमंडल का एक टीम है, उस टीम में चाहे वो हम प्रधानमंत्री से मिले या होम मिनिस्टर से मिले, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सर, एक तीसरा पक्ष का मेरा अनुरोध है, तीसरा पक्ष जो है, अरुण जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ना पंजाब का, ना हरियाणा का, चंडीगढ़ वालों का बहुत विचार है, क्या पिंडे पिंडे मतर भिन्ना। सर, मेरा अनुरोध है मीडिया कर्मियों से, आज का जो ये विशेष आयोजन था गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के लिए साथ, तो मेरा अनुरोध है उस पर केंद्रित करें। सीएम साहब एक छोटी सी, आज भाजपा का स्थापना दिवस है जी। ये सरकारी मीटिंग है सर। एक ये लगातार पोजीशन के लोग भी और शिकायतें भी ऐसी सुनने आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं कि रबी की फसल जो खरीद हो रही है मंडियों में, ये क्या करना। मेरा अनुरोध है, अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आज इस बात करते हैं, संबंध कल पेंडिंग कल करेंगे। धन्यवाद।